गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी तनी हुई डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंगों की आवर्ती एवं कंपन विधाएं। ठीक है कि एक तनी हुई डोरी है, उसके अंदर हम कंपन स्टार्ट करते हैं, तो जो अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती है उन तरंगों की आवर्ती किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उनकी आवर्ती कितनी होती है, इसकी अगर अपन बात करें तो तनी हुई डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंगों की आवर्ती डिपेंड करती है डोरी के द्रव्यमान पर, यानी इस डोरी का मास कितना है, ठीक है, उसका घनत्व कितना है, इस बात पे डिपेंड करती है। दूसरी ये डिपेंड करती है डोरी की लंबाई पर, लंबाई एल पे कैसे डिपेंड करेगी वो हम लोग अभी क्या देखेंगे। फिर तीसरा ये डिपेंड करती है डोरी में तनाव पर, यानी इसमें तनाव टी कितना है, तो इस डोरी में तनाव है टी, डोरी में तनाव, और म्यू डोरी का द्रव्यमान घनत्व है, द्रव्यमान घनत्व। तो डोरी में तनाव पर डिपेंड करती है, तो पहला द्रव्यमान पर, दूसरा लंबाई पर, तीसरा डोरी में तनाव पर, और चौथा डोरी में कंपन लूपों की संख्या। डोरी एक लूप में कंपन कर रही है, दो लूपों में कंपन कर रही है, तीन लूपों में कंपन कर रही है या एन लूपों में कंपन कर रही है, इस बात पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला केस लेते हैं कि पूरी की पूरी डोरी एक लूप में कंपन करें। पूरी की पूरी डोरी कितने लूपों में कंपन करें? एक लूप में कंपन कर रही हो, तो पूरी डोरी एक लूप में, यानी पूरी डोरी एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे जाए, तो ये एक लूप बना। और इस लूप में जो पॉइंट डोरी के, जो सिरे डोरी के बंधे हुए हैं वो अपनी पोजीशन से हिलते नहीं है, इसका मतलब वो है निस्पंद, और जो डोरी का मिडल पॉइंट है वो प्रस्पंद होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इस डोरी में जो तरंग उत्पन्न होगी उस तरंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो लैम्डा है, और किसी अप्रगामी तरंग में दो निस्पंदों के मध्य दूरी, दो क्रमागत निस्पंदों के मध्य दूरी λ/2 होती है। तो यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरंग का तरंग दैर्ध्य अगर लैम्डा है तो ये वाली दूरी λ/2 होगी, क्योंकि ये आधी तरंग है। देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी तरंग बनेगी, तो ये आधी तरंग है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी λ/2 है, और ये λ/2 किसके बराबर है? L के बराबर है। तो तरंग का तरंग दैर्ध्य, अप्रगामी तरंग का तरंग दैर्ध्य, अप्रगामी तरंग का तरंग दैर्ध्य वो हो जाएगा λ/2 बराबर L के, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, तरंग का तरंग दैर्ध्य अगर लैम्डा है तो ये दूरी λ/2 है, और λ/2 पूरा किसके बराबर है? L के। तो यहां से तरंग का तरंग दैर्ध्य हो जाएगा 2L, ये तरंग दैर्ध्य है। तो हम लोग देखेंगे तरंग की आवर्ती, तरंग की आवर्ती, किसी भी तरंग की जो आवर्ती है वो न्यू बराबर वेग बटा तरंग दैर्ध्य होती है। न्यू बराबर क्या होती है? वेग बटा तरंग दैर्ध्य। वेग क्या? तरंग का वेग या तरंग चाल, इसको मैं तरंग चाल कह सकता हूं, तरंग चाल बटा तरंग का तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो यहां से न्यू इज इक्वल टू 1/λ, दिस इज 1/2L। और किसी तनी हुई डोरी में तरंग का जो वेग होता है वो √T/μ होता है। तो ये जब डोरी एक लूप में कंपन कर रही हो तो ये जो पहली आवर्ती जनरेट हुई है दैट इज न्यू1 की वैल्यू है 1/2L √T/μ। डोरी की लंबाई पर डिपेंड कर रहा है ये। दूसरा डोरी में तनाव पर डिपेंड कर रहा है। तीसरा म्यू डोरी का द्रव्यमान है उस पर डिपेंड करता है। और लूपों की संख्या पे कैसे डिपेंड करेगा? यहाँ तो एक लूप है इसलिए ऐसा आया, अगर आगे लूप अगर ज़्यादा होंगे तो किस प्रकार से ये आवर्ती का फॉर्मूला आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर ये पहली आवर्ती है तो इसको हम लोग कहेंगे मूल आवर्ती, मूल आवर्ती। इसी को हम लोग कहेंगे मूल स्वर, मूल स्वर। डोरी में जैसे तना हुआ तार है, उसमें हम लोग जैसे ही उसको झटका देते हैं तो उसमें एक ध्वनि सुनाई देती है, उसको ध्वनि को कहते हैं स्वर। ठीक है, तो ये मूल स्वर हुआ, जैसे वीणे का तार है, एक तारे का तार है, ऐसे। ठीक है, और तीसरा इसको हम लोग कहेंगे प्रथम गुणा आवर्ती, प्रथम गुणा आवर्ती। ये तीनों एक ही इस आवर्ती के नाम है,
मूल आवृत्ति मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल मूल स्वर मतलब बेसिक टोन, एंड प्रथम गुणावर्ती मीन्स फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। अब ये बात हुई थी कि डोरी अगर एक लूप में कंपन कर रही हो तो उस डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंग की आवृत्ति ये होगी। इसको मूल आवृत्ति, मूल स्वर या प्रथम गुणावर्ती कहा जाता है। यस, इस बार हम लोग देख रहे हैं कि केस सेकंड में जब डोरी दो लूपों में कंपन कर रही हो तो इसमें जो अप्रगामी तरंग उत्पन्न होगी वो इस प्रकार की उत्पन्न होगी। हम लोग देखेंगे इसकी आवृत्ति कितनी होने वाली है। ठीक है, तो अगर ये अप्रगामी तरंग है तो आप देखिए ये यहां से शुरू हुई और यहां खत्म हुई तो पूरी एक तरंग बन गई। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये एक निस्पंद हुआ, इन दो निस्पंदों के मध्य दूरी λ/2 और अगले दो निस्पंदों के मध्य दूरी λ/2, तो पूरी तरंग बन गई। तो ये पूरा लैम्डा है। ठीक है, तो इस तरंग का तरंग दे रहे हैं, वो तरंग दे रहे हैं λ = लंबाई l के बराबर है। ये तरंग का तरंग दे रहे हैं तो तरंग की जो आवृत्ति होगी वो आवृत्ति न्यू बराबर v/λ। ठीक है, और आवृत्ति न्यू बराबर 1/λ की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू l है तो 1/λ 1/l और v की वैल्यू √T/μ है। ठीक है, और ये आवृत्ति आई जब तरंग दो लूपों में कंपन कर रही हो उस दौरान। ठीक है, ये आवृत्ति आप ध्यान से देखें तो इस आवृत्ति का 2 से गुणा करूं तो 2 से 2 कैंसिल तो 1/l हो जाता है। तो ये जो आवृत्ति है वो आवृत्ति 2/2l √T/μ है। ठीक है, ये जब डोरी दो लूपों में कंपन कर रही होती है उस समय आवृत्ति है तो इसको मैं ν2 बोल दूं। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो ν2 एग्जैक्टली इक्वल है, ये देखिए 1/2l √T/μ, ν1 का 2 गुना। ठीक है, तो ν2 = 2 टाइम्स ऑफ ν1। इसको हम लोग, ये मूल आवृत्ति थी तो इसको हम लोग कहेंगे, या ये प्रथम गुणावर्ती थी तो इसको हम लोग कहेंगे द्वितीय गुणावर्ती। 2 से गुणा हो रही है, द्वितीय गुणावर्ती, सेकंड हार्मोनिक, या इसको हम लोग कहेंगे, ये मूल स्वर था और ये मूल स्वर के जस्ट बाद वाला या जस्ट एक ऊपर वाला स्वर है, इसको कहेंगे प्रथम अधिस्वर, प्रथम अधिस्वर यानी जस्ट ऊपर वाला स्वर, प्रथम अधिस्वर। ठीक है, दिस इज सेकंड हार्मोनिक, ये हो जाएगी सेकंड हार्मोनिक, और ये हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, जस्ट एक ऊपर वाला स्वर। तो जब डोरी दो लूपों में कंपन कर रही होती है तो उसकी आवृत्ति ये वाली आती है। अब हम लोग देखेंगे कि डोरी जब 3 लूपों में कंपन कर रही है तो उस समय आवृत्ति क्या आएगी, फिर 4 लूपों में देखेंगे, फिर n लूपों में या p लूपों में अगर डोरी कंपन कर रही है तो उसकी आवृत्ति की वैल्यू क्या आएगी, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? यस, इस बार हम लोग देख रहे हैं कि जब डोरी 3 लूपों में कंपन कर रही हो तो उस दौरान इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा और इस डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंग की आवृत्ति क्या होगी, उसका सूत्र क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को पता है ये डोरी 3 लूप बन गए, ये एक लूप में कंपन हो गया, ये 2 लूपों में कंपन हो गया, ये तीसरे लूप में कंपन हो गया। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक 2 क्रमागत निष्पन्न λ/2, फिर यहाँ λ/2 और फिर यहाँ λ/2, तो 1 λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2, तो ये जो पूरी जो लंबाई है वो 3 λ/2 है। और 3 λ/2 किसके बराबर है, टोटल डोरी की लंबाई l के बराबर। तो यहाँ से जो तरंग दैर्घ्य की वैल्यू आएगी वो तरंग दैर्घ्य की वैल्यू λ = 2l/3, ये यहाँ से तरंग दैर्घ्य आया। और अब हम लोग जानते हैं आवृत्ति होती है डोरी में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति ν = v/λ। तो यहाँ से ν = 1/λ की वैल्यू 1/λ 3/2l हो जाएगा, 3/2l, और v की वैल्यू √T/μ। ठीक है, तो आप इस आवृत्ति के सूत्र को देखोगे
तो जब डोरी एक लूप में कंपन कर रही थी तो 1/2L T अपॉन म्यू, 2 लूपों में कर रही थी तो 2/2L T अपॉन म्यू, और 3 लूपों में कर रही है तो 3/2L अंडर रूट T अपॉन म्यू। तो ये जो तरंग की जो आवृत्ति हुई है वो आवृत्ति ν3 है, तीसरी आवृत्ति है, दैट इज 3ν1, यानी पहली आवृत्ति की 3 गुना है, एग्जैक्टली 3 गुना। इसको हम लोग कहेंगे तृतीय गुणा आवृत्ति। 3 गुना है इसलिए तृतीय गुणा आवृत्ति, यानी थर्ड हार्मोनिक, या फिर इसको कहेंगे, देखिए ये था मूल स्वर, इसके बाद में पिछला था प्रथम अधिस्वर, तो ये हो जाएगा द्वितीय अधिस्वर, द्वितीय अधिस्वर, अधिस्वर यानी 2 ऊपर वाले स्वर, यानी इसको कहेंगे सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, और ये हो जाएगी थर्ड हार्मोनिक। तो हम लोगों ने देखा डोरी एक लूप में कंपन कर रही है तो वो आवृत्ति, 2 लूपों में कंपन कर रही है तो उसका डबल, और 3 लूपों में कंपन कर रही है तो इसका ट्रिपल, और अगर डोरी 4 लूपों में कंपन करेगी तो इसका 4 गुना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। डोरी 5 लूपों में कंपन कर रही है तो 5 गुना आ जाएगा। अब हम लोग इसका लास्ट केस देख लेते हैं कि ये डोरी अगर P लूपों में कंपन कर रही है, तो मैं यहाँ पे अगला केस की अगर मैं बात करूँ तो मैं सीधा स्टार पॉइंट डाल करके लिख दूँ कि यदि डोरी P लूपों में कंपन कर रही हो, कंपन कर रही हो, तो एक लूप की लंबाई होती है λ/2, दूसरे लूप की भी λ/2, तीसरे लूप की भी λ/2, ऐसे P लूप है तो डोरी की जो लंबाई है वो P इंटू λ/2 दैट इज इक्वल टू L। तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी 2L अपॉन P, और यहां से जो आवृत्ति की वैल्यू आएगी वो आएगी V अपॉन तरंग चाल V अपॉन लैम्डा, और 1 अपॉन लैम्डा P अपॉन 2L और V की वैल्यू √T अपॉन म्यू। तो ये हो गया ना कि जब डोरी एक लूप में कंपन कर रही हो तो यहाँ 1, 2 लूपों में कंपन कर रही हो तो यहाँ 2, 3 लूपों में कंपन कर रही हो तो यहाँ 3, और अगर डोरी P लूपों में कंपन कर रही है तो यहाँ पे P आया है ऊपर की तरफ, ये ठीक है। और इसको मैं लिखूंगा Vp इज इक्वल टू P टाइम्स ν1, न्यू P इज इक्वल टू P टाइप ν1, यानी ये PV गुणा आवृत्ति होगी और ये P-1th ओवरटोन हो गया, ठीक है। तो कोई भी डोरी जितने लूपों में कंपन कर रही है उतनी उसकी गुणावृत्ति उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये किसी तनी हुई डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंगों की आवृत्ति की भिन्न भिन्न समीकरणें हुई। तो अब हम लोग यहां से बात करें कि एक तनी हुई डोरी में, एक तनी हुई डोरी में सभी संभव गुणा आवृत्तियां विद्यमान होती है, एक तनी हुई डोरी में सभी संभव गुणावृत्तियां विद्यमान होती है। जैसे पहली गुणावृत्ति थी ऐसी दूसरी गुणावृत्ति भी मिली, तीसरी गुणावृत्ति भी मिली, चौथी गुणावृत्ति भी मिली, पीवी गुणावृत्ति भी मिली, सारी गुणावृत्तियां होती है। तो इसका मतलब यहां से ये हुआ कि ν1 अनुपात ν2 अनुपात ν3, ये जो अनुपात होंगे वो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये अनुपात ऐसे आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो सारी गुणावृत्तियां विद्यमान होती है एक तनी हुई डोरी में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, सब गुणावृत्तियां, कोई भी गुणावृत्ति गायब नहीं होती है यहाँ पे, क्लियर। यस, 2 भिन्न भिन्न डोरियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, जिसमें से एक पतली डोरी है और एक मोटी डोरी है, ठीक है। पतली डोरी की लंबाई L1 और इसका द्रव्यमान घनत्व म्यू है, और मोटी डोरी का लंबाई है वो L2 है और इसका द्रव्यमान घनत्व 4 म्यू है। पहली डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंग की आवृत्ति, अप्रगामी तरंग जिसके 10 लूप है पहली डोरी में, और वही तरंग सेकंड में जा रही है तो इसके 12 लूप सेकंड में जनरेट होते हैं। तो आपको पूछा है कि इस स्थिति में
L1 और L2 का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डोरियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होने के कारण कभी भी दो डोरियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हो तो उनमें तनाव समान होता है, तनाव समान होगा। श्रेणी क्रम में होने के कारण तनाव क्या होगा, समान होगा। दूसरी बात इस डोरी में और इस डोरी में एक ही तरंग ट्रेवल कर रही है तो तरंग की आवृत्ति समान होगी, तरंग की आवृत्ति भी समान होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी डोरी में उत्पन्न विक्षोभ है वो आगे ट्रेवल होता हुआ उस डोरी में जा रहा है, बस इसमें लूपों की संख्या अलग बन रही है और उसमें लूपों की संख्या अलग बन रही है। तो हम लोग जानते हैं अगर डोरी में आवृत्ति समान है तो 𝜇1 इज इक्वल टू 𝜇2, पहली डोरी में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति इज इक्वल टू सेकेंड डोरी में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति। ठीक है, पहली डोरी में लूपों की संख्या P/2L1 √T/T1/𝜇1 और दूसरी डोरी में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति दैट इज Q/2L2 √T2/𝜇2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P उसमें कितना है 10 लूप, 10/2L1 √ तनाव T और 𝜇1 𝜇1। सेकेंड डोरी में लूपों की संख्या 12/2L2 √ तनाव T और 𝜇 है 4 𝜇। यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दें, T से T 𝜇 T 𝜇, दिस इज 2 कैंसिल आउट विथ 2 एंड 6 एंड 5। तो फाइनली इधर की तरफ रहेगा 5 इज इक्वल टू उधर की तरफ 6/2, 2 बाहर आ जाएगा अपॉन L2 और इधर 5/L1। ठीक है, तो दिस इज 3 नीचे आएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा वो L1/L2, L1 इधर गया और 3 इधर आया, L1/L2 दैट इज 5/3। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर? तो एक दो डोरियों का संयोजन जो एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो तनाव समान होगा, आवृत्ति समान होगी, और उस केस में दो अलग अलग डोरियां हैं, एक हल्की है एक भारी है, लूपों की संख्या अलग अलग है, तो उनकी लंबाइयों का अनुपात कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। यस, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी अप्रगामी तरंग की समीकरण ये है। ठीक है, इसमें y इज इक्वल टू 3 cos 2π/3x 20πt। यहाँ y मीटर में है, x सेंटीमीटर में है और t है वो सेकंड में है। क्लियर? ये इनके मात्रक हुए। अब आपको बोला है कि इस अप्रगामी तरंग में दो क्रमागत नोड्स के बीच की दूरी λ/2 होती है, वो कितना होगा। अब इसका लैम्डा पता चले तभी तो λ/2 कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें पता है कि कोई भी अप्रगामी तरंग दो प्रगामी तरंगों के कॉम्बिनेशन से बनती है, तो वो जो घटक प्रगामी तरंगें हैं दो, उनकी समीकरणें क्या क्या होगी उनके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो किसी भी प्रगामी तरंग की जो समीकरण है वो 3 प्रकार से होती, 3-4 प्रकार से होती है। एक तो हम लोगों ने पढ़ा है y इज इक्वल टू 2a cos kx sin ωt, ये एक प्रगामी तरंग की समीकरण है। दूसरी y इज इक्वल टू 2a sin kx cos ωt, ये भी प्रगामी तरंग की समीकरण है। तीसरा y इज इक्वल टू 2a sin kx sin ωt, और चौथी हो जाएगी y इज इक्वल टू 2a cos kx cos ωt। ठीक है, देखिए यहाँ cos आ सकता है, यहाँ sin आ सकता है, यहाँ sin आ सकता है, यहाँ cos आ सकता है, दोनों जगह sin आ सकते हैं, दोनों जगह cos आ सकते हैं। ये चारों की चारों अप्रगामी तरंग की समीकरणें हैं, लेकिन इन चारों में जो घटक तरंगें हैं वो डिफरेंट है। देखिए यहाँ sin और cos आया है, तो जो घटक तरंगें होगी वो घटक तरंगें क्या क्या होगी, y1 इज इक्वल टू a sin ωt माइनस kx, ये घटक तरंग हुई। दूसरी घटक तरंग होगी y2 इज इक्वल टू a sin ωt प्लस kx। अब आप यहाँ पे इन दोनों को जोड़ रहे हो
और जोड़ करके इनको खोलते हो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो ये देखिए साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी, और इसको आप खोलोगे तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, और उन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो ये वाली इक्वेशन प्राप्त होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें कॉस के एक्स और साइन ओमेगा टी के दो पद जुड़ेंगे और बाकी दो पद कट जाएंगे, और अगली बार अगर यहाँ पे माइनस हो या यहाँ पे माइनस हो तो ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, अगर यहाँ पे फाई का फेज डिफरेंस हो दूसरी वाली में। ठीक है। अब ये वाली तरंग कब होगी? जब दोनों कॉस में हो, और ये वाली तरंग भी कब होगी? जब ये दोनों कॉस में हो। जब एक प्लस में होगी एक माइनस में होगी तो ये वाली इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम लोगों को यहां पे ये जो तरंग की समीकरण है वो 3 cos 2π/3 x, और ये यहां पे cos है cos 20πt, तो दोनों cos cos है, तो दोनों cos cos है, तो ये हमारी इक्वेशन हुई ये वाली। तो ये वाली इक्वेशन हुई, तो इससे हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पर हम लोग क्या पाते हैं? देखिए 2a की जगह 3 है, तो 2a इज इक्वल टू 3, देन a इज इक्वल टू 3/2 1.5 मीटर, इसका मात्रक मीटर होगा। ठीक है। अब इसके अलावा x के साथ k होता है, x के साथ क्या है? k, तो यहां से k की जो वैल्यू है वो 2π/3 है, और k होता है 2π/λ, दिस इज इक्वल टू 2π/3, 2π से 2π कैंसिल, देन लैम्डा इज इक्वल टू 3 मीटर 3 सेंटीमीटर, बिकॉज x सेंटीमीटर में है तो यहां लैम्डा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है। तो दो क्रमागत नोड्स के बीच की जो दूरी है वो λ/2 वो हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपको यहां पे देखना है कि इसकी घटक तरंगें कौन सी होगी। तो इसकी घटक तरंगें होगी ये वाली, y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, धनात्मक एक्स एक्स की ओर जा रही है, और दूसरा y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसको आप खोलोगे cos ओमेगा टी cos के एक्स, फिर प्लस साइन ओमेगा टी साइन के एक्स, और इसको खोलोगे cos ओमेगा टी cos के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी साइन के एक्स। तो ऊपर वाले में प्लस साइन ओमेगा टी साइन के एक्स और नीचे वाले माइनस साइन ओमेगा टी साइन के एक्स कैंसिल हो जाएगा, और दोनों cos cos वाली टर्म्स जुड़ जाएगी, तो ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम लोगों को यहां से y1 और y2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो y1 आ जाएगा घटक तरंग में y1 a कितना 1.5 cos ओमेगा, ये रहा ओमेगा 20 पाई टी माइनस के 2π/3, तो 2π/3 x। दूसरी घटक समीकरण हो जाएगी y2 इज इक्वल टू 1.5 cos 20 पाई टी प्लस 2π/3 x। यहाँ पे माइनस मतलब ये धनात्मक एक्स एक्स की तरफ जा रही है, और यहाँ पे प्लस मतलब ये ऋणात्मक एक्स एक्स की तरफ जा रही है। ठीक है। इसमें x बराबर 0 पर प्रस्पंद होता है, इसमें x बराबर 0 पर निष्पंद होता है, क्योंकि इसका x बराबर 0 पर आया मैक्सिमम और इसमें x बराबर 0 पर आया मिनिमम। इसमें x बराबर 0 पर आयाम फिर से 0 मतलब निष्पंद, और इसमें x बराबर 0 पर आया मैक्सिमम मतलब प्रस्पंद। ठीक है। तो ये 4 अपरिगामी तरंगों की समीकरण हुई, और इन चारों समीकरणों में जो घटक तरंगें होती है वो किस प्रकार से आती है वो हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। यस, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि किसी अपरिगामी तरंग की समीकरण y इज इक्वल टू 10 साइन ये के एक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपको वैल्यूज तरंग की इक्वेशन दी हुई है, और इसकी अगर तरंग की जो रियल इक्वेशन अगर अपन देखें तो y इज इक्वल टू होता है 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, दोनों साइन साइन वाले। ठीक है। इसमें 2a कितना है 10, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, और k की वैल्यू हो जाएगी 4π/5
और ओमेगा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 पाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन k इज इक्वल टू 4 पाई बाई 5, k होता है 2 पाई बाई लेमडा इज इक्वल टू 4 पाई बाई 5, पाई से पाई 2 से 2, दिस इज लेमडा इज इक्वल टू 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर इसका तरंग दैर्घ्य। अच्छा एक बात और, x बराबर 0 पर ये आयाम है पूरा, ये पूरा आयाम है। x बराबर 0 रखूं तो साइन 0, आयाम 0, मतलब x बराबर 0 पर निष्पंद है। तो अगर मैं तरंग की बात करूं तो यहाँ पे ये x बराबर 0 है, x बराबर 0, तो तरंग कैसी बनेगी? कुछ इस प्रकार की अप्रगामी तरंग बनेगी जहां x बराबर 0 पर निष्पंद होगा और फिर ऐसे आगे तरंग बनती जाएगी। ठीक है, ऐसे इस टाइप की अप्रगामी तरंग बनेगी x बराबर 0 पर निष्पंद। x बराबर 0 पर निष्पंद और फिर ये पूरी एक तरंग यहां से यहां तक जाके पूरी हुई तो ये एक तरंग दैर्घ्य के बराबर हुई, यानी यहां से यहां तक की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। अगर ये दूरी 2.5 सेंटीमीटर है तो ये दूरी आधी है तो 1.25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहां पे ये नोड है और ये नोड है और ये नोड है। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि माध्यम का एक कण x बराबर 1 सेंटीमीटर पर है और एक कण x बराबर 2 सेंटीमीटर पर है, तो x बराबर 1 सेंटीमीटर 1.25 सेंटीमीटर से कम होगा, इधर होगा, और ये वाला माध्यम का कण अभी इस समय ऊपर की तरफ गति कर रहा है, और x बराबर 2 सेंटीमीटर 1.25 सेंटीमीटर से ज्यादा और 2.5 से कम, मतलब यहां कहीं होगा, और ये माध्यम का कण नीचे की तरफ गति कर रहा है इस समय। तो जब ये कण ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, और जब ये कण नीचे जाएगा उस समय ये कण ऊपर जाएगा। तो ये जो पहला कण और ये जो दूसरा कण है वो हमेशा, ये ऊपर तो वो नीचे और वो नीचे तो ये ऊपर, हमेशा विपरीत कला में गति करेंगे। तो ये कण परस्पर विपरीत कला में कंपन करते हैं, तो इनके मध्य जो कलांतर होगा फाई बराबर वो पाई होगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल में आपको एक डोरी दी हुई है जिससे एक m मास यहां से नीचे की तरफ लटकाया गया है। ठीक है, इस डोरी के अंदर जो तनाव होगा वो पूरी डोरी स्थिर है, तो T इज इक्वल टू mg होगा। ठीक है, ये यहां से ऐसे डोरी लटक रही है, डोरी का जो ये वाला पोर्शन है, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, उसको कंपन करवाया जाता है और डोरी को 2 लूपों में कंपन करवा रहे हैं। ठीक है, जब ये डोरी 2 लूपों में कंपन कर रही है तो बोला कि इस डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। ठीक है, तो किसी भी डोरी में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति न्यू बराबर p/2l √t/μ होती है, t/μ। ठीक है, तो यहां पे न्यू इज इक्वल टू p, 2 लूप हो गए, अपॉन 2, l हो गया 1.2, l की वैल्यू 1.2 होगी। ठीक है, √t की जगह mg, m की वैल्यू 100 और g की वैल्यू 9.8, अपॉन म्यू की वैल्यू 2 गुणा 10 की घात -3, ग्राम को केजी में बदल लिया, तो ये यहां से वैल्यू आई किसकी? टी और न्यू की। क्लियर? यहां से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10/12 अंडर रूट, यहां से एक इसके साथ गया 98 × 10, फिर इसको 2 से काट दिया तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो गया 980, 490, 2 से काटा तो, और फिर 10 की घात 3 ऊपर गया तो +3 हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा 5/6 इंटू ये यहाँ से 49 × 10⁴, तो 49 का 7 और 10⁴ का आ गया 10⁻²। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो 7 × 5 3500/6 हर्ट्ज, ये आपका फाइनल आंसर होगा इस डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंग का। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक डोरी है क्षैतिज जैसे लटकी हुई है और फिर ऊर्ध्वाधर इसमें m द्रव्यमान लटकाया हुआ है। ठीक है, m द्रव्यमान की वजह से डोरी में तनाव होगा T। क्लियर? आपको बोला है कि इस डोरी का जो द्रव्यमान, डोरी का जो घनत्व है वो kg/m3, यानी एकांक आयतन का जो द्रव्यमान है वो इतना है,
और डोरी का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर इतना है, और डोरी में m द्रव्यमान लटकाने से इसमें जो पहले 1 मीटर की थी और अब जो विस्तार उत्पन्न हुआ वो विस्तार इतना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पूछा कि डोरी में उत्पन्न अपरिगामी तरंग की न्यूनतम आवृत्ति तब होगी जब ये पूरी डोरी एक लूप में कंपन करेगी, उस समय ये न्यूनतम आवृत्ति होगी। तो न्यूनतम आवृत्ति का जो सूत्र हो जाएगा वो ν1 = 1/2L √T/μ। ठीक है, L दिया हुआ, T नहीं पता, म्यू नहीं पता, तो यहाँ पे T और म्यू की वैल्यू हमें इस समीकरण 1 के लिए कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमें और इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया हुआ है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक हम लोग जानते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक y = होता है प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल अपॉन विकृति ΔL/L। प्रतिबल बटा विकृति होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यहाँ से इसमें से T अगर निकालें तो T आएगा y × a इधर जाएगा और ΔL/L भी इधर जाएगा, तो इंटू ΔL/L। ये सारी वैल्यू अगर अपन पुट करें तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आती है, देखिए y की वैल्यू ये रही 9 × 10⁻10, 9 × 10⁻10, a नहीं पता, ΔL 4.9 × 10⁻⁻4 ΔL। ठीक है, और L की वैल्यू है 1 और इंटू a, तो दिस इज फाइनली 9 × 4.9 × 10⁻+5 नहीं 10⁻10 है ये, तो दिस इज +6 इंटू a, ये आ गया T। और एक हम लोग जानते हैं कि घनत्व, जो द्रव्यमान घनत्व जो म्यू होता है वो म्यू होता है m/L, द्रव्यमान बटे लंबाई। ऊपर नीचे a से गुणा करूं तो ऊपर दोनों साइड में a का भाग दूं तो μ/a = m/Al, और m/Al है नहीं, ये जो Al है वो है आयतन, तो ये हो जाएगा μ/a = द्रव्यमान बटे आयतन मतलब घनत्व। तो यहाँ से जो म्यू की वैल्यू आएगी ρ × a, तो यहाँ से जो म्यू की वैल्यू, रो की वैल्यू 9 × 10⁻3 9 × 10⁻3 इंटू a। ये दोनों वैल्यू में अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास जो न्यूनतम आवृत्ति ν1 आती है वो 1/2L कितना 1 √T की वैल्यू ये रही 9 × 4.9 × 10⁻6 इंटू a अपॉन म्यू की वैल्यू ये 9 × 10⁻3 इंटू a। तो यहाँ से a कैंसिल आउट विथ a, 9 कैंसिल आउट विथ 9, 10⁻+3 और यहाँ से ये 10 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो गया 9 × 49 × 10⁻2, 49 का बाहर आ गया 7 और 10⁻2 का 10/2 35 हर्ट्ज। दिस इज फाइनल आंसर।